पाकिस्तान में बाढ़ से मची तबाही, मरने वालों की संख्या 1000 के पार। सरकार ने बचाव और राहत कार्यों के लिए सैनिकों को किया तैनात। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत। और अब सबसे पहले बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि प्रदेश में 500 नए स्कूल बनाए जाएंगे, लेकिन अब कहा जाता है कि जो स्कूल हैं उनमें अब अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे, नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि स्कूलों में 2400 कमरों की जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 7180 किया गया। एक अनुमान के मुताबिक लागत में 326 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये निविदा राशि का 53% से अधिक था। लागत में वृद्धि के कारण 6133 कक्षाओं का निर्माण किया जाना था, हालांकि केवल 4027 कक्षाओं का ही निर्माण किया गया। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो उन्होंने वादा किया था कि 500 नए स्कूल दिल्ली में बनवाएंगे। ये 500 नए स्कूल तो नहीं आए। इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, जो कि अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दी गई, कहा जाता है कि हम जो स्कूल है वहां पे अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे। अच्छा, अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे, नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे। ये अतिरिक्त कमरे बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लासरूम जिनको बनाना था, जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ा के 7180 करा गया। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को करीब करीब 50 से 90% तक बढ़ाया गया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 2.5 साल पहले सीवीसी ने दिल्ली विजिलेंस के सचिव को शिक्षा में घोटाले का खुलासा करने वाली रिपोर्ट भेजी थी। अरविंद केजरीवाल ने इस घोटाले का संज्ञान क्यों नहीं लिया? 2.5 साल में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गौरव भाटिया ने आगे कहा कि आपका तो लगता है बस यही सपना, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना, जनता का माल अपना। ये है अरविंद केजरीवाल जी। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने 29 वर्षा जल संचयन प्रणाली बनाने के लिए अनुदान किया था, लेकिन निरीक्षण के दौरान सीवीसी रिपोर्ट के अनुसार केवल 2 सिस्टम पाए गए। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो उन्होंने वादा किया था कि 500 नए स्कूल दिल्ली में बनवाएंगे। ये 500 नए स्कूल तो नहीं आए। इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, जो कि अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दी गई, कहा जाता है कि हम जो स्कूल है वहां पे अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे। अच्छा, अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे, नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे। ये अतिरिक्त कमरे बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लासरूम जिनको बनाना था, जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ा के 7180 करा गया। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को करीब करीब 50 से 90% तक बढ़ाया गया। अरविंद केजरीवाल जी खुद दिन जैसे बदलता था आंकड़ा बदल देते थे। तो क्योंकि पारदर्शिता से प्रेरित नहीं है, नाटक से प्रेरित हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, आपका तो लगता है बस यही एक सपना, आपका तो लगता है बस यही एक सपना, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना, जनता का माल अपना। यह है अरविंद केजरीवाल जी। सीवीसी ने एक रिपोर्ट जिसमें यह स्पष्ट था कि घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है, भेजी दिल्ली सरकार के जो विजिलेंस के सेक्रेटरी हैं उन्हें, और 2.5 साल पहले। तो अब शिक्षा घोटाले पर घिर गई है केजरीवाल सरकार। बीजेपी ने कई सवाल पूछे हैं। जो सीवीसी की रिपोर्ट आई थी उसके मद्देनजर 25 जुलाई 2019 को सीवीसी के पास एक कंप्लेंट आई थी। स्कूलों में 2400
कमरों की जरूरत थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 7,181 कर दिया गया। इसके अलावा CPWD में मैनुअल का प्रावधान है, उसकी अनदेखी की गई। साथ ही कंस्ट्रक्शन खर्च को करीब 50 से 90% तक बढ़ा दिया गया। 2.5 साल पहले CVC ने एक रिपोर्ट दिल्ली विजिलेंस के सचिव को दी थी बड़े शिक्षा घोटाले की, और इस रिपोर्ट के तहत 326 करोड़ रुपए कॉस्ट एस्केलेशन हुआ था और ये निविदा राशि के करीब 53% अधिक था। इसके अलावा स्कूलों में 2400 कमरों की जरूरत थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 7,180 कमरे कर दिया गया था। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। CPWD के मैनुअल का प्रावधान किया गया था, लेकिन उसकी भी अनदेखी की गई थी। ये अपने आप में बड़े सवालों को जन्म देता है। कंस्ट्रक्शन खर्च को करीब 50 से 90% तक बढ़ा दिया गया था। ये रिपोर्ट के तथ्य हैं, जो रिपोर्ट आई थी वो हम बता रहे हैं। 2.5 साल पहले CVC ने एक रिपोर्ट दिल्ली विजिलेंस सचिव को दी थी, जिसमें कि बड़ा शिक्षा घोटाला होने की बात कही गई थी, और उसी रिपोर्ट से संबंधित ये तथ्य हैं। इस रिपोर्ट के तहत 326 करोड़ रुपए कॉस्ट एस्केलेशन हुआ था। ये निविदा राशि के करीब 53% अधिक था, करीब 53% अधिक ये बताया गया था। लागत में वृद्धि के कारण 6,133 कक्षाओं का निर्माण किया जाना था, लेकिन केवल 4,027 कक्षाओं का ही निर्माण किया गया। ये डेटा हम बता रहे हैं उस रिपोर्ट के। हर कक्षा बनने का एक बजट था, जिसे अनियमित तरीके से बढ़ाया गया। ये क्यों बढ़ाया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। स्कूलों में जरूरत थी 160 शौचालय निर्माण की, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक 1,214 शौचालय की जरूरत दिखाई गई, जबकि 160 के निर्माण की जरूरत थी। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए स्कूल में, और 29 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाएंगे ये कहा गया, और उसके लिए अनुदान भी लिया गया। लेकिन जब वो बने तो जब निरीक्षण हुआ तो केवल 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही मिले। 29 की बात थी, केवल 2 मिले। इन सभी प्रोजेक्ट की आवंटित राशि 990 करोड़ थी। अवार्ड वैल्यू टेंडर की 860 करोड़ थी, लेकिन खर्च 1,315 करोड़ किया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जो ये राशि बढ़ाई गई। इसके अलावा भाजपा ने ये सवाल किए हैं कि क्या उन्होंने 2.5 साल पहले भेजी गई इस रिपोर्ट का कोई संज्ञान लिया, और अगर उसका संज्ञान भी लिया तो उसके तहत क्या कार्रवाई की। 2.5 साल पहले की ये रिपोर्ट थी। इसके अलावा भाजपा ने ये भी पूछा है कि क्या ये सच नहीं है कि आपने शौचालयों की क्लासरूम में गिनती करवा दी, यानी कि जो शौचालय बनाए गए, टॉयलेट्स बनाए गए, उनकी गिनती भी क्लासरूम्स में की। क्या जनता 450 करोड़ अतिरिक्त खर्च का हिसाब नहीं लेगी आपसे? बीजेपी ने ये तीखा सवाल किया है। इसके साथ ये भी कहा है कि CVC और PWD की गाइडलाइंस के मुताबिक हर सरकारी काम टेंडर के द्वारा होना और पब्लिक डोमेन में आना अनिवार्य है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कोई नया टेंडर क्यों नहीं निकाला। ये 2.5 साल पहले आई रिपोर्ट के तथ्य हैं, जिसके आधार पर बीजेपी ने ये सवाल किए हैं। तो अपने आप में बड़े सवाल हैं, और बड़े घोटाले की बात उस रिपोर्ट में की गई थी, और बीजेपी ने साफ तौर पर पूछा है कि क्या उस पर कार्रवाई की गई, और की गई तो क्या की गई, और पब्लिक डोमेन में ये क्यों नहीं आया। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे बेहद जुदा है। DD न्यूज की टीम ने दिल्ली के खजूरी खास और यमुना विहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों और आसपास के स्थानीय लोगों से बातचीत कर जमीनी हालात का जायजा लिया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। टीचर वगैरह सर अटेंडेंस लेते, 1 घंटा उसमें चला जाता और 2 घंटे पढ़ाई में बस। एक शिफ्ट में दो बार स्कूल लगता है कम टाइम के लिए, क्योंकि बिल्डिंग ना होने के कारण। सुबह भी 7 से 9:30 10 तो छुट्टी हो जाती है, फिर दोपहर में भी 10 से फिर 12:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। ऐसे ही शाम को है, 2 शिफ्टों में। इस समय तो 3 घंटे के लिए जा रहे हैं सर। एक 12:30 से 3 है, और एक 3 से 6:30 है। अभी बच्चे आप बाहर घूम रहे हैं, ये घूमने नहीं चाहिए? घूमने चाहिए बताओ? तो ये बात है, ये बच्चे बाहर क्यों घूम रहे हैं, क्या मतलब है? इनको पढ़ाई का टाइम है। भूख लगी थी, खाना खाने आ गए। हाँ, अभी तो वो भी नहीं चल रहा है, लंच भी नहीं चल रहा। भूख बता के कोई आती है? मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ और इसी स्कूल के पीछे रहता हूँ, कोई सुधार नहीं है। आप इन बच्चों की हालत देख लो, टाइम क्या हो रहा है ये देख लो। ये बच्चे इस टाइम क्या कर रहे हैं? स्कूलों में पानी की व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में एक कमरे के अंदर 70 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चे? मतलब जो कुछ बच्चे हैं जो अपना आप पढ़ रहे हैं बेचारे, बस मतलब उधर ना उन्हें किताबें भी मिल रही है सही टाइम पे, सब चीज़ ऐसी है। पानी पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता,
क्लासों में बोर्ड टूटे पड़े, पंखे चलते नहीं है, बच्चे गर्मी में बैठे रहते हैं। अंदर सीट नहीं है बैठने की, न पंखा है न पानी है। टीचर हैं कम हैं, बैठने की जगह ही नहीं है। सिर्फ कागजों में जो है कि बहुत बढ़िया शिक्षा है, लेकिन कुछ भी ना है। एक क्लास में 58 बच्चे, 70 72 70 80 हमारे स्कूल में 70। सर हमारी क्लास में 62 बच्चे हैं, एक एक डेस्क पे 3-3 बंदे बैठने पड़ते हैं, बहुत यानी तकलीफ होती है। कोई नहीं रोकता, रिसेस में आते हैं चुपचाप से निकल जाते हैं, टीचर्स को भी नहीं पता होगा कि यहाँ बच्चे कूद रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कागजों में होगा जो कुछ होगा, जमीनी में कुछ नहीं है सर। पानी ऐसा ही है सर, स्वाद नहीं है कुछ भी, और भीड़ लगी रहती है पूरे दिन। पानी भी सही नहीं आता, बिल्कुल महक आती है हल्की हल्की। महक तो थोड़ा गंदा गंदा रहता है, पानी थोड़ी बहुत आती है। जिससे हाथ धोते वही पानी पीना पड़ता, बेकार है व्यवस्था। तो पानी ज़्यादा गंदा है, बाथरूम में सुविधा साफ होने की नहीं है, पानी टॉयलेट भरा रहता है हर जगह। अभी टंकी वंगी टूट गई, बदबू आने लगी, अभी जमा हो गया पानी। इन्होंने दावा किया था कि हम नए स्कूल खोलेंगे, कमरे बनवाना नए स्कूल नहीं होता है। ये तो आपने रिनोवेशन करवा दिया कमरों का, कमरे बढ़ गए, बाकी कोई सुधार नहीं है। और कुछ बच्चे तो बाहर ही घूमते रहते हैं, अंदर जाते ही नहीं हैं। तो मैं नहीं समझता कोई सुधार हुआ। तो मुझे तो कुछ सुधार लगता नहीं है। सारे दिन बच्चे इसके बाद अटेंडेंस के बाद बाहर घूमते रहते हैं, मोस्टली बाहर घूमते रहते हैं। यमुना विहार में उधर रहती हूँ मैं, और लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब होता रहता है। पढ़ाई में कोई सुधार नहीं है भाई, पानी भी गंदा आता है स्कूल में, पढ़ाई लिखाई तो वही पुराने वाले चल रही है सिस्टम में। लगभग 60% बच्चे क्लास करते हैं और 40% बच्चे बाहर घूमते रहते हैं स्कूल टाइम में। स्कूलों में बताने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हकीकत में नहीं है। हकीकत में नहीं है। जो अंदर जाके देखते हैं तो बच्चे अब भी आज की डेट में भी दीवार कूदते हुए दिखाई देते हैं, उनमें पढ़ाई नहीं है। खाली हमें बिल्डिंग या कमरे बनाने से कुछ नहीं होगा, उसमें टीचर भी चाहिए जो पढ़ाने वाले हों। टीचरों पर निगरानी कोई करता ही नहीं है। मेरे हिसाब से स्कूल की, सरकारी स्कूल की तो जो आज हालत है वो पहले से बदतर हुई है। बच्चे कभी स्कूल से की दीवार मेन गेट से नहीं जाते, हमेशा दीवार से आना और दीवार से जाना, और किसी वक्त भी ऐसा नहीं है कि भाई बच्चों का कोई टाइमिंग है कि बच्चे 12 साढ़े 12 बजे स्कूल में गए और शाम को आ रहे हैं। आप 6 घंटे 5 घंटे आप स्कूल के बच्चों को दीवार कूदते देख सकते हैं। ये है दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हकीकत जो वहाँ के निवासी बयां कर रहे हैं। टीवी न्यूज़ संवाददाता ने जब वहाँ पर जाकर ज़मीनी हालात का जायज़ा लिया, अनुशासन नहीं है, टाइमिंग नहीं है, पानी जो है वो बहुत गंदा आता है, और इसके साथ जो बैठने की व्यवस्था है आपने खुद ही देखी कि बच्चे और वहाँ के लोग क्या कह रहे थे। केजरीवाल सरकार की शराब नीति में भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में आज प्रदर्शन कर रही है। आईटीओ चौक से दिल्ली के दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक तक भाजपा ने विरोध मार्च निकाला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। गुप्ता ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साधते हुए मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगा। आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का भी अब तक इस्तीफा नहीं लिया है। और दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने न्यूज से खास बातचीत में कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार का विश्वास मत बिल्कुल हास्यास्पद है। जनता के सवाल से ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल ऐसी हरकतें कर रही हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता से आईटीओ पर खास बातचीत की। सरकार के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का धरना प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता है। गुप्ता जी, आज क्या है, आज किन वजहों से आप? देखिए, पिछले 10 दिनों से लगातार दिल्ली की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के अंदर इनके शराब मंत्री, इनके शिक्षा मंत्री, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप इनकी सरकार के ऊपर लगे, दिल्ली सरकार के ऊपर, लेकिन दिल्ली सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। और वो लगातार जवाब ना देना पड़े इसलिए नए नए ड्रामे रच रहे हैं। वो जवाब नहीं देना चाहते कि आखिर शराब माफिया को आपने कमीशन उनका 2% से बढ़ाकर 12% क्यों किया? क्यों उन्होंने शराब के ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपया और 30 करोड़ वापस कर दिए? क्यों रिहायशी कॉलोनी में ठेके खोलकर उन्होंने दिल्ली के युवाओं को नशे की ओर झोंकने का काम किया, दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ाने का काम किया है? ये जो पाप आम आदमी पार्टी ने किया है, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि शराब माफिया को आपने दिल्ली के खजाने को लूटने के लिए
खुली छूट क्यों दी? बहुमत के बावजूद विश्वास मत के लिए विधानसभा में प्रस्ताव रखना, कैसे देखती है बीजेपी इसको? देखिए, ये डर और बौखलाहट है, मुद्दों को भटकाने की साजिश है कि हम मुद्दे को भटका दें। लेकिन वास्तव में मैं आज कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जनता का विश्वास खो चुके हैं। इसी की रिपोर्ट को लेकर भी शिक्षा मंत्रालय में आपने जो दिल्ली के स्कूलों में गड़बड़ी हुई है उसको भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उजागर किया, उसमें क्या है? देखिए, सीबीसी की सबसे अहम बात है कि सीबीसी की जो फाइंडिंग्स आई है वो बड़ी गंभीर है। उस सीबीसी की फाइंडिंग में साफ लिखा है कि 860 करोड़ रुपए का टेंडर जो कि आपने 6133 कमरों के लिए किया था, जिसमें आपने नियमों की धज्जियां उड़ाई, सीबीसी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर 4027 कमरे ही बन पाए, जिसमें 1000 टॉयलेट के कमरे भी तो कमरों में इंक्लूड कर दिए और खर्चा कर दिया आपने 1350 करोड़ रुपया। उनका कहना है कि सिर्फ आबकारी नीति ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग में भी घोटाले उजागर हुए हैं सीबीसी रिपोर्ट के जरिए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को चुप्पी तोड़नी चाहिए और उन्हें जवाब जरूर देना चाहिए। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ ITO नई दिल्ली से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। तो बीजेपी लगातार घेर रही है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को, और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता अनुज यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रही है, केजरीवाल सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। बीजेपी ने तीखे आरोप भी लगाए और कहा है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है केजरीवाल सरकार। जी बिल्कुल रमा, मैं तकरीबन एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली इकाई है उसके जो तमाम धरना प्रदर्शन और रोड शो जो भी हो रहे हैं उसको मैं कवर कर रहा हूं। और हमने पिछले दिनों भी देखा कि अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने ज़ोरदार प्रदर्शन किया, जहां पर पुलिस को पानी की बौछारें चलाकर इनको रोकना पड़ा। आज भी अगर हम बात करें तो आज भी ITO पर भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली इकाई है उसके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार धरना प्रदर्शन का काम जो है वो किया जा रहा है। और चांदनी चौक समेत दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर जो है वो धरना प्रदर्शन का काम किया जा रहा है। और मनीष सिसोदिया पर छापे और जो कई तरह की जो गड़बड़ियों की बात सामने आई उसको लेकर दिल्ली बीजेपी पहले आक्रामक थी। आज एक नया मामला जो उभर कर सामने आया है जिस पर गौरव भाटिया और आदेश गुप्ता जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक 10 बजे हुआ, जिसमें कई तरह के आरोप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाए। और सबसे जो चौंकाने वाली बात उसमें ये सामने आई रमा, वो ये कि 2.5 साल पहले सीबीसी ने ये रिपोर्ट जो है सेक्रेटरी विजिलेंस को भेजा, इसके बावजूद सरकार जो है उनके रोंगटे खड़े नहीं हुए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह के सवाल खड़े किए, कहा कि जो स्कूल के कमरे बनाने थे उन स्कूलों के कमरे 33% कम ही बनाए गए और टॉयलेट्स जो बनाए गए उन टॉयलेट्स को भी कमरों में गिन लिया गया, जो कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर खड़ा करता है। और बीजेपी ने गौरव भाटिया जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर सीधे शब्दों में हमला किया और कहा कि खबरदार अरविंद केजरीवाल, अगर हमारे बच्चे टॉयलेट्स में पढ़ेंगे तो फिर देश का भविष्य क्या होगा। आपको कमरे बनाने चाहिए, स्कूल बदलने की आप बात कर रहे हैं तो स्कूल की दशा और दिशा भी बदलनी चाहिए, उसकी तस्वीर भी बदलनी चाहिए। तो कई तरह के आरोपों से जूझ रही आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए जो सीबीसी की रिपोर्ट 2.5 साल पहले आई है उसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी सिलसिलेवार तरीके से कर रही है। वो कहीं ना कहीं उनके जो ईमानदारी, शुचिता और आदर्श की बात है उस पर ज़रूर सवाल खड़े करेंगे। और बीजेपी हर हाल में रमा चाहेगी कि उन्हें इन सवालों का जवाब मिले। अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमले कर रही है। वो कह रही है कि विश्वास मत जो उनका है वो हास्यास्पद है और जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। अनुज यादव भी बने हुए हैं। अनुज, बीजेपी का कहना है कि जब आबकारी नीति की बात हुई तो दिल्ली सरकार ने बात की शिक्षा की, और अब शिक्षा पर जो सवाल खड़े हुए हैं वो कितने गंभीर हैं। इसके साथ ही विश्वास मत का जो बात केजरीवाल सरकार ने कही है उसे भी बीजेपी ने हास्यास्पद बताया है।
देखिए रमा, दिल्ली विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए बुलाया गया था। शुक्रवार को 26 अगस्त को ये सत्र बुलाया गया था, लेकिन जब वहाँ विपक्ष के जितने भी सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक थे, जब उन्होंने आबकारी नीति को लेकर सरकार से सवाल पूछने चाहे तो उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल कार्रवाई करते हुए 8 के 8 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से बाहर कर दिया और दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने फिर बाहर आकर अपना अनशन, धरना और प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप था कि दिल्ली विधान का सभा का सत्र किसी एक पार्टी के लिए नहीं बुलाया जाता, उसमें जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल हो, सभी को उसमें हिस्सेदारी लेने का अधिकार होता है। और जब विपक्ष सवाल सरकार से पूछ रहा था तो ऐसे में बाहर करके आखिर आबकारी नीति पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री क्यों चर्चा नहीं करना चाहते, क्यों वो विपक्ष के सवालों से भाग रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे दिन उस दिन हंगामा यहां दिल्ली विधानसभा में देखने को मिला और उसके बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली सरकार के और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी अपनी सरकार की बातें करी, पीठ ठपठपाई और अपने जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक थे उन सबको मौका मिला और अपनी सरकार का गुणगान करते रहे। उसी बीच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रस्ताव लेकर आए कि वो विश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। हालांकि रमा, मैं भी अपने अभी तक के जितना मेरा राजनीतिक पत्रकारिता का मेरा इतिहास रहा है, मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा कि कोई सरकार अपने ही खिलाफ विश्वास मत अपना लेकर आ रही है। क्या अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, विधायक इस बात को पूछ रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं है जो विश्वास मत लेकर आ रहे हैं। हालांकि अभी सदन की कार्यवाही चल रही है दिल्ली विधानसभा की और आज फिर से वही बात एक बार रमा दोहराई गई है। भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक जब सरकार से आबकारी नीति पर और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार की बातें सामने आई हैं, जब उस पर अपना सवाल पूछ रहे थे सदन के अंदर, उनका जवाब ना देकर 8 विधायकों को आज भी सदन से बाहर करवा दिया गया और अब सदन के अंदर सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो अपनी सरकार का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन जितने सवाल विपक्ष पूछ रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं, किसी का जवाब नहीं देना चाहते। और अब से कुछ देर बाद एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधन करेंगे। शुरुआत में जब प्रस्ताव लेकर आए थे तब भी उनका संबोधन हुआ था, एक बार फिर संबोधन होगा और जिस तरीके की बातें पहले हुई थी निश्चित तौर पर वही बातें सामने आएंगी। केंद्र सरकार पर हमला और आम आदमी पार्टी अपने विधायकों, अपने मंत्रियों को बचाने की पूरी कोशिश और कहीं ना कहीं हम कहें तो दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाने की भरपूर कोशिश इस सत्र के माध्यम से हो रही है। बेहद गंभीर है और दिल्ली की जनता के साथ साथ देश भर की नजर इस पर लगी हुई है। राजेश राज आप और अनुज यादव आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखे, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले हम लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR. 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में और अब बात कर लेते हैं ताज़ा खबर की। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ने को लेकर उठे सवालों पर कहा कि घर वालों को लगे कि इस आदमी की कोई जरूरत नहीं है तो अक्लमंदी खुद ही घर छोड़ने में है।
घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जयराम रमेश को जवाब देते हुए कहा है कि उनका डीएनए किस किस पार्टी में रहा है, पहले वो जांच लें। आजाद ने कहा कि चापलूसी करके पद हासिल करने वाले आरोप लगाएं तो दुख होता है। मोदी सब बहाना, इनकी आंखों में हम खटकते हैं जिस दिन से हमने वो G23 की लेटर, क्योंकि ये कहते थे कि हमको कोई लेटर लिखना नहीं चाहिए, हम तो कानून से पढ़े हैं, हम पार्टी सिक्योरिटी से पढ़े हैं, कांग्रेस जीरो भी आएगा तो भी कोई नहीं पूछेगा। जब हमने चैलेंज किया उनकी फंक्शनिंग का, वर्किंग का, हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 25 साल से वर्किंग कमेटी नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमेटी नहीं हो, कमेटियां नहीं है, वो उस दिन से खटक रहा था। उसके बाद बहाने से बहाना करते करते इस स्टेज, और उसके बाद कई मीटिंगें हुई, एक सजेशन भी हम लोग उनकी नहीं माने। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि इंसानियत से भरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा, उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, गुलाम नबी आजाद का अगर बयान सुनते हैं तो बातों ही बातों में कांग्रेस के अंदर किस तरह की उठापटक मची हुई है, किस तरह से जो वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, सब नजर आ जाता है, सब बयां कर दिया उन्होंने। देखिए, अगर जब उन्होंने रिजाइन दिया था और 5 पेजेस का लेटर भेजा था पार्टी आला कमान को, तो उस दिन उन्होंने ऑपरेशन किया था। आज तो उन्होंने लगभग पोस्टमार्टम कर दिया कांग्रेस का। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी नेताओं पर, खासकर जयराम रमेश पर तंज कसा कि जयराम रमेश ने उनके डीएनए पर सवाल उठाया था, तो जयराम रमेश को उन्होंने कहा कि ट्विटर हैंडलिंग करना और राहुल गांधी की वहां पर चापलूसी करके नेता बने हैं, और हम यहाँ 50 साल कांग्रेस में अपना स्टूडेंट लीडरशिप से हमने जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीति शुरू की और इस स्तर पर पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हम पंजाब में, जब माहौल बहुत खराब था, आतंकवाद का माहौल था, हजारों लोग मौत की घाट पे उतर गए थे, उस समय हमको पंजाब को प्रभारी बनाया गया और हम वहां पर लगातार 6 साल रहे, और उस समय जान पे भी खतरा था, लेकिन हमने जान की परवाह नहीं की। इसके अलावा जब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर था, वहां भी हमने लगातार घाटी में घुमा, और जम्मू के अन्य इलाकों में हम वहां पर गए, और कांग्रेस जहां 3 सीट थी और हम 3 सीट से हमने कांग्रेस को वहां पर सत्ता दिलाई जम्मू कश्मीर में, और मैं मुख्यमंत्री बना। तो हमारी निष्ठा पर सवाल अगर छोटवैये नेता अगर उठा रहे हैं, बिल्कुल कुमार आलोक, और बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की है और कहा है कि इंसानियत से भरे हुए हैं प्रधानमंत्री। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब नजर डाल लेते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। झारखंड के दुमका में एक लड़की की मौत पर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल 23 अगस्त को दुमका में एक सिरफिरे ने पेट्रोल छिड़ककर 12वीं में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की को आग लगा दी थी, जिसके बाद रांची में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुई लड़की का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम शाहरुख है। वहीं लड़की की मौत के बाद दुमका में विरोध शुरू हो गया। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। वहीं झारखंड के भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा है कि जब वो पीड़ित लड़की जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी, तो दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री नौका विहार का आनंद ले रहे थे। उन्होंने साथ ही मांग की कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अंकिता को प्रपोज किया और उसने मानने से इनकार कर दिया, तो उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया। और ये जिंदा जलाकर मार दिया गया जब ये बेटी अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही थी,
तो माननीय मुख्यमंत्री और उनके जितने तमाम कैबिनेट के लोग हैं और विधायक हैं वो पिकनिक मना रहे थे, सेल्फी खिंचा रहे थे। तो ये वही बात हो गई, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, ये बांसुरी की जगह सेल्फी खिंचा रहे थे। और इस बेटी के साथ वो क्यों नहीं हुआ जो नदीम के साथ हुआ, जिसे मेन रोड पुलिस फायरिंग में गोली चली थी, जबकि वो उपद्रवियों की भीड़ में शामिल था। उसे तो सरकार ने बचाने के लिए एयरलिफ्ट करके एयर एम्बुलेंस के जरिए उसे मेदांता पहुंचाया था। अंकिता के साथ ये क्यों नहीं किया इस सरकार ने? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका की घटना पर दुख जताया और कहा कि इससे सारी मानवता, समाज और झारखंड शर्मसार हुआ है। राज्य में आदिवासी बच्चियों, महिलाओं के साथ 1000 से ज्यादा मामले हुए हैं। ये साधारण घटना नहीं है, क्योंकि एक संप्रदाय विशेष के लोग लव जिहाद के माध्यम से डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि आप अविलंब SIT गठन कर जो अभियुक्त है उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर 15 दिन के अंदर उसे फांसी की सजा दी जाए। अभी सुबह सुबह उनके पिताजी, लड़की के पिताजी हमें फ़ोन किए थे, बोला दुमका में भी हॉस्पिटल में जब भोर में 5 बजे एडमिट किए तो वहाँ भी कोई इलाज की सुविधा नहीं थी। मात्र 12 बोतल सलाइन चढ़ाकर फिर कोई देखने वाला, पूछने वाला नहीं था। बोला मैं किसी तरह लेकर रिम्स में आया। ऐसी स्थिति है। अब राज्य में आज आश्चर्यचकित होकर राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि झारखंड में सरकार नाम का कोई चीज है क्या? झारखंड राज्य के सियासी गलियारे में जारी उठापटक के बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर सस्पेंस खत्म हो सकता है। जोरों से चर्चा है कि आज राज्यपाल रमेश बैस सीएम हेमंत सोरेन को विधायक पद पर अयोग्य ठहराने का आदेश चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। बता दें कि गुरुवार को राज्यपाल के आधिकारिक आवास के सूत्रों द्वारा दावा किया गया था कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक खनन पट्टा खुद को देकर चुनावी मापदंडों की अनदेखी करने के आरोप में विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी। हालांकि इस पर अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। और खनन पट्टे के मामले की वजह से हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खतरे में है। वहीं सोरेन की बैठकों का सिलसिला भी जारी है और वे लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं कि यूपीए के सभी विधायकों को एकजुट रख सकें। इसी कवायद के तहत शनिवार को हेमंत सोरेन झारखंड यूपीए के विधायकों को रांची से बाहर लतरातू डैम ले गए थे। इसके बाद सीएम आवास पर शनिवार देर रात तक जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन के सदस्यों की बैठक भी चली। हेमंत सोरेन सरकार के सियासी संकट पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि ये सरकार खुद अपनी मौत मरेगी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये सरकार अपने मौत अपने ही मरेगी। किसी को राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं है। जो स्थिति है आप भी देख रहे हैं, सरकार गठन होने के बाद से चाहे सत्तारूढ़ जेएमएम का विधायक हो चाहे कांग्रेस का विधायक हो, सार्वजनिक रूप से इस सरकार की आलोचना कर रहे थे। और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, ये चर्चा है कि मुख्यमंत्री के भविष्य का आज फैसला हो सकता है। उठापटक लगातार वहां पर जारी है, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में जो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है सरकार को लेकर, वो पिछले 3-4 दिनों से ये देखने को मिल रही है। और इसको लेकर लगातार जो हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, जिसके जरिए यहाँ पर सरकार चल रही है, जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, उनके खेमे में एक खलबलाहट सी निश्चित तौर पर देखने को मिल रही है। लगातार जो हम कह सकते हैं कि लंच डिप्लोमेसी, डिनर डिप्लोमेसी, पिकनिक डिप्लोमेसी और इसके साथ साथ कल शाम में चाय डिप्लोमेसी भी हुई है। तो लगातार जो इस तरीके की चीजें चल रही है, एक ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि महागठबंधन का जो कुनबा है वो पूरी तरह से एकजुट है, ये प्रदर्शित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक तरीके का जो हम कह सकते हैं सरकार में डर का भी माहौल है कि जो ये दिखाने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें कि पिछले अगर मुख्यमंत्री के द्वारा कोई गलती नहीं की गई है तो फिर डर किस बात की? अगर कोई गलती नहीं हुई है तो उन्हें
इस बात के लिए डरना नहीं चाहिए कि गवर्नर हाउस से क्या कुछ फरमान आ सकता है। अगर उनको लगता है कि उन्होंने चीज़ों को कानून के दायरे में किया है, उससे वो बाहर जाकर नहीं किया है, तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। और इस तरह की जो डिप्लोमेसी हो रही है उससे निश्चित तौर पर झारखंड में पिछले 3-4 दिनों से स्थिति थोड़ी भयावह हुई है। क्योंकि आप दुमका की घटना जिसका जिक्र अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि वहां एक बच्ची को जला दिया गया और उसके बाद 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो कह सकते हैं पूरा शहर जो है, पूरा जो झारखंड है एक तरीके से आक्रोशित है इस मामले को लेकर। और अभी गवर्नर ने जो यहाँ के डीजीपी हैं और मुख्य सचिव दोनों को तलब किया है गवर्नर हाउस में कि आखिर इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं उस पर क्यों नहीं संज्ञान तुरंत लिया जाता है। अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आज गिरिडीह में मौजूद थे, वो वहां पर भाजपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। उसके बाद जो वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भी सवाल उठाया कि राज्य में कानून व्यवस्था का कोई चीज नहीं है और उन्होंने प्रशासन से गुजारिश की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए ताकि उस बच्ची को, उसके परिवार को न्याय मिल सके। तो जो झारखंड में जो पिछले कुछ दिनों से जो स्थिति देखने को मिल रही है, एक तरीके से जो झारखंड सुर्खियां बन रहा है वो किसी विकास के पैमाने को लेकर सुर्खियां यहां पर नहीं बन रही है। यहां पर या तो क्राइम की वजह से सुर्खियां बन रही है या फिर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सुर्खियां बन रही है। और ताजा जो सुर्खियां 3-4 दिनों से बन रही है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर बन रहा है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि झारखंड में किस तरह की स्थितियां हो रही है और एक अराजक माहौल जो दुमका में मामला हुआ है उससे निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं और सरकार किस तरीके से काम कर रही है उस पर भी सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, और इसी के मद्देनजर सोरेन सरकार पर संकट और अनिश्चितता के बादल भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। हम नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष न्यायालय ने फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार की हिजाब पर पाबंदी के फैसले को हाई कोर्ट ने सही बताया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि नकाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। हालांकि आज मामले के याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई टालने के लिए शीर्ष अदालत से आग्रह किया। इस पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ ने नाराजगी जताई और नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि पहले याचिकाकर्ता जल्दी सुनवाई की मांग कर रहे थे और अब सुनवाई टालने की मांग की जा रही है। हम इस तरह की फोरम शॉपिंग या अपनी पसंद की बेंच चुनने की इजाजत नहीं दे सकते। कर्नाटक सरकार ने कहा कि वो जल्द सुनवाई के लिए तैयार है। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country. Embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और
अर्थ जगत की खबरों के लिए हमारे सहयोगी अजय मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, क्या कुछ खास है आज अर्थ जगत की खबरों में? धन्यवाद रमा जी। दरअसल शुक्रवार को अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिसका असर पूरे एशियाई बाजारों पर और खासतौर पर आज भारत के बाजार पर पड़ा। उसी की हम तफसीस करेंगे आज व्यापार प्राइम में। डॉलर की मजबूती की वजह से रुपया आज ऑल टाइम लो पर खुला। डॉलर इंडेक्स 20 सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर चला गया है, जिसमें अमेरिका में बॉन्ड पर ब्याज दरों में ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। इसी वजह से भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। भारत में रुपया डॉलर के मुकाबले 31 पैसा गिरा, 80.15 के स्तर पर पहुंचा। इससे पहले रुपया 79.86 के स्तर पर बंद हुआ था। निवेशकों को लगता है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से वहां पर उनकी पूंजी ज़्यादा सुरक्षित रहेगी और इसलिए इमर्जिंग मार्केट से वो पैसा निकाल रहे हैं। इसका असर शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया है। और वैश्विक बाजार पर दबाव के चलते भारतीय शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ खुले। एशियाई बाजारों में जापान, ताइवान, कोरिया के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। SGX निफ्टी पर भी सुबह से ही दबाव दिखाई दे रहा था, क्योंकि अमेरिका में शुक्रवार को नैस्डैक 4% तक टूट चुका था। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 1300 अंक तक गिरा, जो बाद में संभल करके 800 अंक नीचे 58,000 के स्तर पर फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई और ये 220 अंक नीचे 17,332 पर दिखा। ऑयल एंड गैस और FMCG, ये दो सेक्टर्स को अगर छोड़ दें तो बाजारों में बिकवाली का दौर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट है उसमें टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, HCL और TCS। रुपए में गिरावट की वजह से जो IT शेयर्स हैं वो करीब 6% तक पूरा का पूरा इंडेक्स टूटा। इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक और TCS चारों ही बड़े जो दिग्गज कंपनियां हैं उसमें 2 से 4% तक की गिरावट फिलहाल देखी जा रही है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कार्यक्रम में ई-मार्केट प्लेस जो कि जेम है उस पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गिफ्ट कैटलॉग और ODOP स्टोर फ्रंट की शुरुआत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को राष्ट्रीय अभियान बना दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि PM मोदी ने विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया, जो दशकों तक इससे अछूता था। This project was first initiated almost as musings by the Honorable Prime Minister 3 or 4 years ago. The journey has been, I would believe, initially slow. Took time for the concept to really seep in, to have people understand and engage with the huge potential that districts and small towns or small villages have. But because of the consistent articulation of his idea, the Honorable Prime Minister has successfully made this a national movement today. पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे हर जिले में कुछ न कुछ यूनिक उत्पाद बनते हैं। यूपी के सभी 75 जिले में ODOP का असर साफ नजर आ रहा है। हम हर जिले से एक्सपोर्ट करने लायक उत्पादों की भी पहचान कर रहे हैं और हमारे पास ओपन नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, जिससे इन उत्पादों को किसी भी ONDC प्लेटफॉर्म पर बेचा जा सकता है। GEM is another initiative which can help you reach out within the government ecosystem so that all the various products that are procured by government and its associated entities, now also cooperatives, can benefit from the products that you all have to offer from the districts. तो जो ODOP यानी जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट मेनी प्रोडक्ट्स की बात हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वन तहसील वन प्रोडक्ट, यानी एक स्टेप आगे जाकर के भी कुछ राज्य काम कर रहे हैं। निजी कंपनी रिलायंस के AGM पर निवेशकों की निगाहें हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी 5G टेलीकॉम सर्विसेज लॉन्च को लेकर के कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दरअसल बीते साल भी उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश को लेकर के बड़ा ऐलान किया था। ये भी माना जा रहा है कि कुछ सक्सेशन प्लान्स की चर्चा हो सकती है। अब से कुछ ही मिनटों में यानी 2 बजे ये AGM होगी, जिसको कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखा जा सकता है। फिलहाल आज के व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं बाकी खबरों के लिए रमा के पास। बहुत धन्यवाद अजय तमाम जानकारी के लिए। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए TG News। An enchanting landscape, a myriad of adventures,
an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत की। और खेल की खबरों को लेकर हमारी सहयोगी सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास आज खेल जगत में? शुक्रिया रमा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद ने भारत को 1928, 1932 और 1936 में लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाए थे। इसी हॉकी के जादूगर के जन्मदिन यानी 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के बराबर माना जाता है। कहते हैं कि जब वे हॉकी लेकर मैदान पर उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वे किसी जादू की स्टिक से खेल रहे हों। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए हैं उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में वो सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हो गए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में वो भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। उन खेलों में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। देखते ही देखते ध्यानचंद दुनिया के महान खिलाड़ी बन गए। उनकी हॉकी की जादूगरी देखकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश भी की थी, जिसे ध्यानचंद ने एक मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया था। मेजर ध्यानचंद ने साल 1948 में अपना आखिरी मैच खेला और अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल भी किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया। इस दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। ध्यानचंद के सम्मान में भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न का नाम पिछले साल हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक बधाई एवं श्रद्धांजलि। हाल के वर्ष खेलों के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। काश यह सिलसिला जारी रहे। खेल पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल करते रहे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। इसी मौके पर राजधानी दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा खेल संगठनों के कई अधिकारियों और खिलाड़ियों ने भी हॉकी के जादूगर को श्रद्धांजलि दी।
इस मौके पर निशित प्रामाणिक ने कहा कि आज का दिन पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है। देश में जागरूकता फैलाने के लिए 100 से अधिक स्कूलों में कार्यक्रम रखे गए हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियंस पहल का आयोजन करेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज निखत जरीन, पैरालंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक विजेता भाविना पटेल और मनप्रीत सिंह भी इस पहल का हिस्सा होंगे। पिछले साल दिसंबर में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा से शुरू हुआ मीट द चैंपियंस का अभियान राष्ट्रीय खेल दिवस पर देश में एक नया आयाम स्थापित करने के लिए तैयार है। देश भर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियंस पहल का आयोजन होगा, जहां बच्चों के बीच अनुभवी एथलीट न सिर्फ अपने अनुभव साझा करेंगे, बल्कि उन्हें शारीरिक फिटनेस के साथ साथ संतुलित आहार और एक अनुशासित जिंदगी की जीवन में क्या कीमत है, इस बात को भी सामने रखेंगे। इस कड़ी में आज शाम केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक खेल और फिट इंडिया फिटनेस के कुछ आइकन्स के साथ खास वर्चुअल इंटरैक्शन में हिस्सा लेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज निखत जरीन, पैरालंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक विजेता भावना पटेल और मनप्रीत सिंह भी इस पहल का हिस्सा होंगे। इस सब प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ इस बात को जन जन तक पहुंचाना है कि न केवल खेलों को लेकर देश के दृष्टिकोण में बदलाव आया है, बल्कि खेल दिवस पर फिटनेस के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने और इसकी अहमियत को सामने रखने में समाज के हर व्यक्ति का योगदान बेहद अहम है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रमा के पास। बहुत शुक्रिया सुचित्रा तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड टाइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे IME गाजियाबाद, 27 years of excellence in higher education, और बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। नमस्ते, मेरा नाम स्पर्श शाह है। मैं 19 साल का हूँ। मैं एक सिंगर, सॉन्ग राइटर, रैपर, मोटिवेशनल स्पीकर और फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ। देखिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी सिर्फ दूरदर्शन न्यूज़ पर। On the question of combating climate change, India has updated its pledge to the Paris Agreement. Would you say that India has, beyond any measure of doubt, proven its commitment on that score? If you look at India's track record in terms of climate action, you will see that we are far ahead of our Paris commitments. Already today, 40% of power generation is from non-fossil fuel sources. So we are actually a decade ahead of schedule. At the United Nations, we've been talking about a net zero versus a net minus. Now the issue here is that basing this off the principle of common but differentiated responsibility and of equity, where the developed countries must do more than a net zero, they must do a net minus.
हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन, इसकी रिलेवेंसी क्या है। यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची